Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study very important topic of biology class 10th ICSE. Today we are going to study all the important diagrams for second term. Means in this one or two question I have covered from the first term also, and already I have uploaded one video of diagram for half yearly, and from that most of the question has come, and I was very happy when the students were telling that sir, most of the questions were very same from the what you have uploaded previously. So this is the second part of that, you may say, and in this I have covered all the important questions which are important for your board examinations. Okay, so we'll start now. See, we'll go for the question number first. Okay, directly. So see here in this diagram, you see question number 1. The diagram given below represent a surgical sterilization method in males. Study the same and answer the following question. Question number first, name the part marked A, B, C, D and E. Okay, so when we talk about this A, it is seminal vesicle. अभी आप इसको याद करते जाएंगे. Okay, part B, it is vas deferens. C, it is urethra. Part D, it is seminiferous tubules. Please आप इसको याद करेंगे. Okay, and the last is the scrotum. So this is the important level of this part. Now question number 2, give the name of the surgical method. Here basically what is this representing? ये क्या represent कर रहा है? यहाँ आप देखेंगे जो वॉश डिफेंस है इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, लाइगेट कर दिया गया है, तो आप इसको क्या बोलते हो? इट इज रेफर टू एज ए ट्यूबेक्टोमी. ओके, ये एक प्रकार से स्टेरलाइजेशन मेथड है. बेसिकली दिस इज स्टेरलाइजेशन मेथड इन मेल्स. ओके, नाउ विच पार्ट इज लाइगेटेड? किस पार्ट को कट कर दिया गया है? ओके, आपको पता होना चाहिए इसमें जो ओविडक्ट, अच्छा, विच पार्ट इज लाइगेटेड, कौन सा पार्ट कट कर दिया गया? आप देखें तो वॉश डिफेंस. कौन सा है? वॉश डिफरेंस इज कट. लास्ट, नेम द करस्पॉन्डिंग सर्जिकल मेथड कंडक्टेड इन फीमेल्स. यानी ऐसा ही फीमेल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है जिसको आप कंसीडर करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वेसेक्टोमी. यानी फीमेल्स के अंदर वेसेक्टोमी किया जाता है स्टेरलाइजेशन के लिए, स्टेराइल करने के लिए फीमेल्स को, और मेल्स के अंदर ये ट्यूबेक्टोमी. सो आई होप ये क्वेश्चन एक आपने इसको कर लिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा कंफर्म इन दोनों में से, मेल्स या फीमेल्स में से. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द फीमेल गिवन बिलो इज दिस टेक्निक यूज, लुक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, नेम द टेक्निक. बता रहा है इस टेक्निक का आप नाम बताएं. ओके, तो इस टेक्निक के बारे में हम बात करें तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका वेसेक्टोमी. कौन सा हो गया ये वर्ड? वेसेक्टोमी. गिव द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक. यानी ये क्यों वेसेक्टोमी किया जाता है? फॉर मेकिंग फीमेल स्टेराइल, स्टेराइल करने के लिए, और टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. ओके, नेम द सिमिलर टेक्निक अडॉप्टेड इन मेल. अभी हमने देखा था वो क्या था आपका? ट्यूबेक्टोमी था, ट्यूबेक्टोमी. नेम द ऑर्गन नंबर 1 to 5. यानी 1 to 5 तक जो ऑर्गन्स है ना, आप इनका नाम लिखें. ये देखो, ये ओविडक्ट का कट पार्ट है, ये ओविडक्ट है, लेकिन इसका ना कट भाग है, काटा हुआ भाग है. आप इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. ओके, नाउ 2, इट इज जो सेकंड पार्ट है दैट इज यूरेटस. यानी ये हो गया आपका यूरेटस. थर्ड ये हो गया आपका ओविडक्ट, ये अनकट पार्ट है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी आप बोलोगे. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब. देन नेक्स्ट, फोर्थ, ओविडिकल फनल. ये फिफ्थ हो गया आपका ओवरी. क्या हो गया आपका? ओवरी. सो आई होप आपको मैंने पूरा पांचों पार्ट लेवल कर दिया है. नेम द पार्ट विच इज लाइगेटेड इन फीमेल्स एंड वाई. कौन सा पार्ट को कट किया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ओविडक्ट को कट करते हैं. किसको कट करते हैं? ओविडक्ट को कट करते हैं टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, और प्रेगनेंसी भी बोल सकते हो आप, यानी फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए ऐसा किया जाता है. ओके, तो ये डायग्राम फर्स्ट एंड डायग्राम सेकंड, इसमें से एक एग्जाम में कंफर्म होगा. इससे किसी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए सारा आप इसे एज इट इज याद कर लेंगे. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ये दिखा रहा है, अब देखें इसमें फर्स्ट ये ओवम हो गया,
ये स्पॉन्ज पेनिट्रेट कर रहे हैं, ओके। फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद वाला स्टेज है। नाउ अगर हमने इसको कंसीडर किया ए बी सी डी, ओके, दिस इज डी सी। नाउ आपको बोला है कि आप इसको अरेंज करें कि कौन सा प्रोसेस, अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर। बोला है कि आप इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करें, तो पहले आएगा आपका कौन सा डी, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा आपका बी, इसके बाद होगा लास्ट में ए। यानी पहले एग हो गया, एग के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, इंटर करेगा, फिर यहाँ आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द प्रोसेस डी सी बी, ओके। वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स? फीमेल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब देखें आप क्या होता है, दैट फॉलोज फर्टिलाइजेशन। यानी इम्प्लांटेशन का मतलब प्लांटेशन ऑफ, यानी जो जाइगोट बनता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। अब जो जाइगोट बन गया है या जो ब्लास्टोसिस्ट जिसको आप बोलते हो, ये आके जो ओविडक्ट है, यहां आके जब वो इम्प्लांट हो जाता है ना यूटरस में, कहाँ? यूटरस में इम्प्लांट होता है। आप इसी को क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन बोलते हो, ठीक है ना। जैसे चलो ये इस डायग्राम में देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, ओविडक्ट है ना। सपोज करो यहाँ से फर्टिलाइजेशन तो हो गया, यहाँ से चलने के बाद जो जाइगोट है आके ना यहीं पे अंदर की तरफ चिपक जाता है। अब इसी को, यहीं पे बच्चा बढ़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। डन। आगे देखें, मेंशन द क्रोमोसोम्स इन एग्स एंड जाइगोट। याद रखो, एग जो होता है ना वो हैप्लॉइड होता है, यानी उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी यन हो गया क्या। तो इसके अंदर कितने होंगे? यन। स्पर्म के अंदर भी सेम होते हैं, स्पर्म के अंदर भी कितने होंगे? एन। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बने हैं वो क्या हो जाएंगे? 2n। डन। जाइगोट के अंदर अगर बात करें आप, यानी ये देखो जाइगोट बना हुआ है, ठीक है ना। तो जाइगोट के अंदर क्या हो गया आपका? 2n। जाइगोट के अंदर कितने हो जाएंगे फिर आपके? 2n। डन। एक्सप्लेन द टर्म गेस्टेशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट इन ह्यूमन, ठीक है ना। बोला कि गेस्टेशन क्या है? तो पीरियड ऑफ फुल डेवलपमेंट, या आप इसको देख लेंगे बुक से भी, पीरियड ऑफ फुल डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन फीमेल्स। यानी जो बच्चा कितने दिन में पूरा डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, उसी को आप क्या बोलते हो? गेस्टेशन पीरियड बोलते हो। और ये नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर होता है 280 डेज। कितने दिन होगा? 280 डेज। डन। रट लेंगे आप, यानी नॉर्मली 280 डेज में ह्यूमन जो बेबी है वो रेडी हो जाता है, मतलब पूरी तरह ग्रो कर जाता है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। डायग्राम बना, बात करें ह्यूमन स्पर्म की, तो हमने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक तो वीडियो हमने सेपरेट से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, प्लीज़ आप उसको देख लें, जरूर देखें। चलिए मैं वैसे डायग्राम बना ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लें इसको, ठीक है। ये हो गया इसका हेड, इसके अंदर हो गया ये न्यूक्लियस, क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया आपका एक्रोसोम, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये अंदर हो गया ना, यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है एनर्जी देता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए, ठीक है। और ये हो गया इसका टेल, ये टेल स्लाइसिंग मूवमेंट करके इसको चलने में मदद करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमोसोम का, सॉरी स्पर्म का। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर, अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको उसमें हमने जो रिप्रोडक्शन चैप्टर बनाया ना उसको एक बार देख लें जरूर, ओके। वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अच्छे से डायग्राम है, यहाँ बनाना पड़ रहा है तो उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है। ये आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सपेरिमेंट आप देखें, टू प्रूव फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत है। प्लांट वॉज केप्ट इन डार्कनेस, प्लांट को पहले 24 घंटे के लिए अंधेरे में रख दिया गया है, फिर धूप में रख दिया गया कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना है। यहाँ देखो, यहाँ पे येलो लीफ हो गया है, लीफ ए, और यहाँ पे ये ग्रीन लीफ है। बाहर की तरफ ये येलो लीफ है और अंदर की तरफ कौन सी लीफ है। क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेस्टेड। अब आपको पूछा गया कि यहाँ पे किस एस्पेक्ट को टेस्ट किया गया। देखिए यहाँ येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल। कौन सा एस्पेक्ट लिया गया है? क्लोरोफिल, इसी को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन। बोला कि बैलेंस इक्वेशन आप लिखें तो 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये निकले क्या देता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, आप इसको जरूर याद रखें,
ओके 6CO2 + 12H2O इज इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन, सब में 6 लगा हुआ है, ये आप देख लेंगे। वाई वॉज प्लांट केप्ट इन डार्कनेस इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्यों इसको रखा गया था? टू मेक प्लांट स्टार्च फ्री करने के लिए, यानी इसके अंदर अगर धूप में रख देंगे तभी तो उसके अंदर स्टार्च नहीं बनेगा, तो स्टार्च फ्री करने के लिए इसको रखा गया था। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द स्टार्च टेस्ट परफॉर्म ऑन द लीफ, यानी क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे टेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे येलो वाला पार्ट है ना, येलो पार्ट जो यहाँ पे देखें आप, ये वाला है पेल येलो, गाढ़ा जो येलो लीफ का पार्ट था, दैट वो किस में टर्न हो जाएगा? गोल्डन ब्राउन में, ठीक है ना, किस में? गोल्डन ब्राउन। और जो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट है, ये किस में टर्न कर जाएगा? ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, या तो पूरी तरह ब्लैक हो सकता है ये, या फिर डीप ब्लू, किस कलर में हो जाएगा? ये डीप ब्लू। ओके, ये टेस्ट में यही सोल्यूशन आपके, मतलब यही रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, फोटोसिंथेसिस की किसके प्रेजेंस में होना है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। उसके इक्वेशंस क्या हैं? इसको अंधेरे में रखा गया था स्टार्च फ्री करने के लिए, लेकिन बाद में जब इसको टेस्ट किया गया, इस लीफ को स्टार्च टेस्ट, तो इसमें जो येलो पार्ट था वो गोल्डन ब्राउन में कन्वर्ट हो गया और ग्रीन पार्ट ब्लूइश ब्लैक या डीप ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो डार्क डीप ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ये प्रूव कर रहा है क्या? कि यहाँ पे स्टार्च है, और येलो वाले भाग में क्लोरोफिल ही नहीं था, तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ, तो वहाँ स्टार्च नहीं था, इसलिए वो गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया था। ये आप पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस याद रखें। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देख लें, ये डायग्राम दिखा रहा है किस चीज़ का? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें देखें आंसर, नेम द फिनोमिनन शोन इन द डायग्राम। ये तो आपको क्या दिखा रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन। डन। नेक्स्ट बोला है कि डिफाइन इट, रिफ्लेक्स एक्शन को आपको डिफाइन करना है, तो क्या? इट इज एन इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री, ये आपको कीवर्ड्स याद रखने और एग्जाम में लिखने। इट इज एन इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस, क्या है ये? इनवॉलेंट्री है, और ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये आपको ये वर्ड लिखने ही हैं, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ओके, नाउ गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द नर्व, जहां दो नर्व्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप साइनैप्स बोलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेम द पार्ट 1, 2 एंड 3। 1 के लिए अगर हम बात करें तो ये नर्व्स देखें, ये रिसेप्टर है, तो ये हो गई आपकी क्या? सेंसरी नर्व्स। कौन सी नर्व्स हैं? सेंसरी नर्व। ये हो गई लेके जा रही है, तो ये हो गई मोटर नर्व। और ये बीच में है ना जो होल दिख रहा है आपको, ये न्यूरल कैनॉल है। क्या है ये? न्यूरल कैनॉल। ये क्या हो गई आपकी? न्यूरल कैनॉल। डन। तो ये तीनों हमने यहाँ पे लेवल कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट आर सेंसरी मोटर नर्व्स। अब देखो सेंसरी नर्व्स कौन सी हैं? वो नर्व्स जो मैसेज स्टिमुलस से लेके आती है ना, उसको सेंसरी बोलते हैं, और जो मैसेज एफेक्टर मसल तक लेके जाती है उसको मोटर नर्व बोलते हैं। क्लियर? तो मैसेज लेके आना सेंसरी का हो गया, और मैसेज लेके एफेक्टर मसल तक पहुंचाना ये मोटर नर्व का फंक्शन हो गया। हाउ इज द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से बचाया जाता है? तो वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? वर्टिब्रल कॉलम की सहायता से इसको बचाया जाता है। इस वर्टिब्रल कॉलम जो हड्डी है उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम बचा लेता है। ओके, आगे बढ़े अब हम। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। नेम द डायग्राम शो द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। आप ये देखें सेल डिवीजन है। नाउ आइडेंटिफाई करें आप कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है। ओके, आप देखिए प्लांट सेल है, एनिमल सेल, तो रिकॉग्नाइज करना इजी है, क्योंकि यहाँ देख लें आप एस्टर्स हैं। क्या है ये? एस्टर्स हैं। तो एस्टर्स हो गए, तो ये कौन सा सेल हो गया? ये हो गया आपका प्लांट सेल। ओके, अगर एस्टर्स नहीं होते तो ये प्लांट सेल नहीं होता। इजिली आपने पकड़ लिया। नेक्स्ट, नेम द स्टेज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। स्टेज के लिए देखो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब डुप्लीकेट भी हैं और बिल्कुल बीच में आ गए हैं। तो बीच में आ गए हैं तो प्रो मेटा, ये कौन सा फेज हो गया? मेटा फेज है, मेटा फेज। और इसमें सारे क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? क्रोमोसोम्स आर इन इक्वेटर में है। कहाँ है ये? इक्वेटोरियल प्लेन में। ठीक ना? इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब सब बीच में है बिल्कुल। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में कौन सा सेल डिवीजन होगा? आप बताएं, माइटोसिस होगा कि मियोसिस? तो गैमेट्स में मियोसिस होता है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधा हो जाती है। अब बोला है रिप्लेस या इंजर्ड सेल्स, चोट लग गया है तो वहाँ पे माइटोसिस होगा। कौन सा होगा? माइटोसिस। या ये इक्वेशनल डिवीजन, देखें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशनल डिवीजन। मैंने इसका लॉन्ग वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप जरूर देखें। इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। नेम द स्टेज, बोला कि माइटोसिस से पहले कौन सा? तो हमने बोला ट्रिक दिया था, पुराना मैट दिया था ना।
प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज से पहले कौन सा फेज आ रहा है आपका? प्रोफेज। कौन सा फेज हो गया? प्रोफेज। विच फेज इज बिफोर मेटाफेज? दैट इज प्रोफेज। ओके, ड्रॉ द डायग्राम टू सो द क्लियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब प्रोफेज का वो बोला है ना कि आप डायग्राम बनाएं। ओके, तो प्रोफेज के डायग्राम के लिए आप जरूर थोड़ा बुक रेफर कर लें। ओके, उसमें बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये डिसअपियर होता होगा, और प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्टिंक्ट हर जगह दिखाई देंगे। क्लियरली यही होगा उसमें, ठीक है। और एस्टर्स होंगे किनारे किनारे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एस्टर्स हो गए आपके। डन। स्पिंडल फाइबर, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने पहले ही बोल दिया है ये डिसअपियर होगा। क्या होगा? डिसअपियर। तो थोड़ा आप इसको देख लेंगे बुक से, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीड द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर। फर्स्ट, लेवल द पार्ट 3 to 5। बोला है कि आप 3 to 5 सबको लेवल करें। फर्स्ट हो गया, देखें आप, ये फर्स्ट वाला हो गया एपिडाइडमिस। क्या हो गया? एपिडाइडमिस। सेकेंड हो गया आपका यूरेथ्रा। क्या हो गया? यूरेथ्रा। फिर थर्ड हो गया आपकी कौन सी हो गई? ये सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। फोर्थ आपका हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड। डन। लास्ट अगर हम बात करें तो ये आपका जो 6 है ना, ये नीचे से पार्ट दिखा रहा था, स्कॉर्टम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट लेवल हो गया। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट सेकंड एंड थर्ड। पार्ट सेकंड का यानी ये जो यूरेथ्रा है उसका फंक्शन पूछ रहा है, तो ये मैंने बोला लिख दिया यहाँ पे सेकंड। इट ट्रांसफर्स, यूरेथ्रा क्या करता है? ट्रांसफर्स स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से कैरी करेगा? एपिडाइडमिस, जहाँ से वो बन रहा है, बनता, अच्छा, एपिडाइडमिस टू इजेकुलेटरी डक्ट। कहाँ ये? इजेकुलेटरी डक्ट। डन। नाउ सेकेंड पार्ट थर्ड है आपका वेसिकल्स का फंक्शन पूछ रहा है वो। अच्छा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर सिक्रीशन होता है जो एक्टिवेट करता है किसको? एक्टिवेट्स स्पर्म, स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है और एक्टिव बना देता है, ठीक है ना। उसके अंदर ग्लूकोज होगा, ठीक है ना, और बाकी जितने भी ज़रूरत के उसको जरूरत के लिए जितने भी सब्सटेंस चाहिए होते हैं वो सारे उसमें होते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट 5? ये पार्ट 5 थोड़ा मैंने ये यहाँ है पार्ट 5, स्कॉटम का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। बेसिकली स्कॉटम इज एक्सटेंडेड बिलो, यानी ये बिलो होता है ताकि टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मतलब 37 है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम, एक यानी 35 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करना होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म। अगर ये इससे अगर कम टेम्परेचर नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं बनता है। यानी स्पर्म बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है, इसलिए स्कॉटम शरीर से नीचे की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ होता है। ओके, मेंशन द हार्मोन सिक्रीटेड बाय वन। बोला कि कौन सा हार्मोन यहाँ सिक्रीट होता है, आप बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा। टेस्टोस्टेरोन, ओके, मेल हार्मोन भी इसको बोलते हैं। बोला कि ह्यूमन स्पर्म का आप एक तो डायग्राम ड्रॉ करें, तो वो मैंने पहले ही बना दिया था, आप उसको थोड़ा प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हेड हो गया, ये मिडिल हो गया और ये टेल हो गया। डन, पहले वाले क्वेश्चन में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें आप, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आई से रिलेटेड है। डायग्राम शोज द डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। आपको बताना है कि कौन सा डिफेक्ट था और इसको कैसे सही किया गया। ओके, नेम द डिफेक्ट दैट हैज़ बीन करेक्टेड। यानी कॉन्वेक्स लेंस हमने लगाया है, तो कॉन्वेक्स लेंस में खास बात है कि लाइट को ये कन्वर्ज कर देती है, यानी ये कहीं दूर बना होगा इमेज। तो ये कौन सा बीमारी हो गया आपका? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, या इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, मेंशन 2 रीजंस फॉर द डिफेक्ट। फर्स्ट रीजन हो गया शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है ना, और दूसरा हो गया आपका डिफेक्ट इसका लेंस बिकम्स टू फ्लैट। ओके, लेवल पार्ट 1 to 4, यानी 1 ये हमने इसको देखा, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये 2 ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका आई लेंस है। कौन सा लेंस है? आंख के अंदर जो लेंस है, आई लेंस। ओके, थर्ड ये आपका हो गया आपका कॉर्निया। क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। और फोर्थ ये हो गया आपका रेटिना, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस, रेटिना एंड कॉर्निया। ओके, ये आई लेंस थोड़ा सा ना फ्लैट एंड है। क्या है ये? फ्लैट एंड। डन। सो ये हमने लेवल कर दिया है पार्ट।
स्टेट द फंक्शन ऑफ 3 and 4, बोला कि आप 3 और 4 का फंक्शन बताएं। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी पार्ट 3 का अगर हम फंक्शन बताएं, जैसे मान लो पार्ट 3 के अंदर आई लेंस हो गया, तो आई लेंस या कॉर्निया है, ये कॉर्निया, इट इज ट्रांसपेरेंट कॉर्निया को पूछ रहा है ना, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कवर्स आईज फ्रंट पार्ट, यानी स्टार्टिंग का भाग उसका कवर कर रहा है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। और फोर्थ का जो पार्ट होता है ना, ये रेटिना की बात करें तो रेटिना इज सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होता है, इट इज सेंसिटिव टू लाइट। और इसके अंदर क्या होते हैं, रॉड्स प्लस कोन्स। जो रॉड्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के प्रति, और कोन्स जो होते हैं ना, दे आर सेंसिटिव टू कलर, यानी ये रंग हम कोन्स की वजह से देख पाते हैं और डिम लाइट में रॉड्स की वजह से देख पाते हैं। कुल मिला के जो सेंसिटिविटी होती है लाइट के प्रति वो कौन रिसीव करता है, रेटिना। इसी पे आके लाइट पड़ता है तो इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आई बॉल? आई बॉल का क्या काम है? आई बॉल आँख को शेप देता है, इट गिव्स प्रॉपर शेप। और क्या है? प्रॉपर शेप टू द आई, यानी हमारे आँख को क्या देता है, आकार देता है आई बॉल। सो आई होप ये आपको, ये अब जो भी क्वेश्चन आएगा हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित आप उसको सही कर लेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो होता है ना, वो नॉर्मली जो रेटिना है ना इसके पीछे बन रहा होता है। कहाँ बन रहा होता है? यहाँ से जो लाइट चलेगी ना, नॉर्मली ये इमेज पीछे बनेगा, ठीक है ना, लेकिन लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे गिरा लिया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ओके, टू रीजन्स ऑफ दिस डिफेक्ट, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल एंड आई लेंस बिकम टू फ्लैट। हमने चारों पार्ट को लेबल कर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस, रेटिना एंड वो। फिर इसके बाद कॉर्निया है थर्ड पार्ट, पूछा है कॉर्निया और रेटिना का फंक्शन। तो कॉर्निया आंख के सामने जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको बोलते हैं, जिससे लाइट इंटर कर रहा होता है, और जो रेटिना होता है दैट उस वही होता है, उसके अंदर होते हैं लेंस, मतलब कि रॉड्स और कॉन्स जो लाइट के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये आपको इतना याद रख लेना है। डन, आगे बढ़ रहे हैं हम। आइडेंटिफाई द स्टेजेस, ये देखें आप, स्टेज बहुत ही ईजी है। ये आपका कौन सा हो गया? प्रोफेज, ये बीच में है तो मेटाफेज, और ये अलग हो गया है तो ये कौन सा हो गया? एनाफेज। देखें, अलग से एनाफेज, मेटा तो हमने बता ही दिया है कि बीच में होगा, और प्रो यानी ये तैयारी की बात है, ठीक है ना। अब बोला कि आपको सबका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। हम लेंगे क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हैं, दिखाई देने लगे हैं प्रोफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, बीच में अरेंज कर लिए हैं। और यहाँ क्रोमोसोम्स मूविंग अपार्ट, दूर दूर जा रहे हैं। एक ही डिफरेंस पूछा है तो हमने क्रोमोसोम्स कर लिया, इसमें क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें बीच में अरेंज है और इसमें अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन एज वेल एज इन्वायरमेंट? यानी एसिड रेन का इन्वायरमेंट क्या है? ये एसिडिटी से बेसिकली हमारे स्किन को ये नुकसान करता है, ठीक है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बारिश, रेन स्टार्टिंग की जो बारिश हो रही है उसमें नहीं नहाना चाहिए, फोड़े वगैरह होने लगते हैं, वो होता है एसिडिटी की वजह से। और इन्वायरमेंट को हर जगह, चाहे वो प्लांट्स पे गिरे, एनिमल्स पे गिरे, या पुराने मोन्यूमेंट्स जैसे हमारे ताजमहल वगैरह हैं, सब डिकलर होने लगते हैं। इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है एसिडिटी की वजह से। आई होप आपको इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, ये अगला आई का डिफेक्ट है, इसको देख लेते हैं। जितना हमने क्वेश्चन लिया सारा इंपॉर्टेंट ही लिया है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में से। बोला कि ये आई डिफेक्ट है, यानी हमने इससे पहले वाले में देखा था कि जो इमेज था ना वो रेटिना के पीछे बन रहा था, यहाँ तो देख लो आप पहले ही बन गया। ओके, तो अब बोला है कि आप कौन सा डिफेक्ट है इसको बताएं। तो पहले बन गया तो मायोपिया हो गया। कौन सा हो गया? मायोपिया, ठीक ना। ये देखो रेटिना से पहले ही इमेज बन गया इधर। नेम टू पॉसिबल रीजंस, आपसे 2 पॉसिबल रीजन पूछ रहा है, तो आपको लिखना है फर्स्ट हो गया आई बॉल्स लेंथनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, एक कारण हो गया, ठीक। अब हम इसका दूसरा कारण, लेंस इज टू कर्व्ड, ये 2 कारण हो गए इस बीमारी के। इससे पहले वाले का भी हमने देख लिया था, ये भी देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट से भी अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से इजीली हो सकता है। नाउ लेबल द पार्ट 1 to 4, बोला है सब लेबल करें आप। तो ये पार्ट जो फर्स्ट हो गया ना, ये देखो ये खाली जगह है इसकी, यानी वाइट्रस चैम्बर, अगर ये पानी होगा तो ह्यूमरस हो जाएगा। ये देखो ये ना येलो स्पॉट है, पॉइंट 2 क्या है? येलो स्पॉट, ठीक है ना, यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, ये हो रहा है आई लेंस,
कौन सा हो गया, आई लेंस हो गया। और ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, ये आइरिस मसल है। कौन सी मसल है, आइरिस मसल, जो लाइट को रेगुलेट करता है, जो हमारे आँख के अंदर जा रही है। तो हमने लेवल कर दिया। डायग्राम टू शो द एबव डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड, बोला कि आप डायग्राम बनाएं जिससे कि आप ये जो डिफेक्ट है ना इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। अगर आपको दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप बुक में देख लेंगे, या जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना आप उसको देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ डायग्राम तब तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये आई हो गया, ये इसका लेंस हो गया, ओके। अब नॉर्मली जो लाइट है ना, ये देख लें आप इस डायग्राम में, ये लाइट पहले ही कन्वर्ज कर जा रही है, ठीक है ना। यानी मुझको यहाँ पे ऐसा लेंस लगा देना है यहाँ पे जो लाइट को और डाइवर्ज कर दे, फैला दे। तो फैलाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना। वही अगर हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे तो लाइट को वो फैला देगा। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देंगे, कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्केव लेंस, ये वाला लेंस लगा देंगे हम, ओके। अब यहाँ से जो लाइट आएगा ना, अब वो क्या होगा, यहाँ पे पड़ते ही फैल जाएगा और फिर इसके बाद, इस लेंस के बाद ये लाइट कहाँ जाके गिरेगी, यहाँ गिरेगी। डन। तो कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस। डन। ये लाइट आई और यहाँ पे ये कन्वर्ज कर गई। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। स्टडी द पार्ट एंड गिवन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पूछ रहा है ये क्या है, आप इसको बोलें नेम द सिस्टम्स। ये कौन सा सिस्टम दिखा रहा है, तो ये यूरिनरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, ओके। अगला है लेबल, तो ये हो गया आपका लेफ्ट किडनी हो गया। सेकंड आपका हो गया ये अरोटा। थर्ड हो गया आपका यूरेटर, यूरेटर कैरी करता है यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। फोर्थ हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। फिफ्थ हो गया आपका यूरेथ्रा, आपको ये किसको बोलेंगे, यूरेथ्रा। यही होता है स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल्स वही होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और जब हम यूरिनेशन करते हैं तो आई होप 2 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। नाउ थर्ड, नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इसका किडनी का पूछ रहा है, तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। थर्ड का नेफ्रॉन, क्या हो गया, नेफ्रॉन। फोर्थ, नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लूइड। बोला कि जो थर्ड के अंदर फ्लूइड जा रहा है तो फ्लूइड क्या इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा यूरिन, यूरिन ही आएगा ना। उसका कंस्टिट्यूएंट पूछ रहा है, तो यूरिन के अंदर ना 95% तो पानी होता है और 5% क्या होगा, सॉलिड वेस्ट होता है। अब सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है इसके अंदर, और क्या हो सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, केरेटिन हो गया, ओके एक्सेट्रा। तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट हुए। नेम द 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड। बोला कि जो ये किडनी के अंदर ये यूरिन बन रहा होता है तो आप 2 प्रोसेस बताएं जो इसके अंदर होता है। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक पहला हो गया, दूसरा हो सकता है इसमें आपका रीअब्जॉर्प्शन, और आपका तीसरा कौन सा हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ओके। कोई 2 आप लिख देंगे इसमें, क्लियर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये आपका ये डायग्राम समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट, नेम द रीजन इन द किडनी वेयर द एबव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है आप बताएं। ये आपके मालफिजियन कैप्सूल यानी किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। किडनी के अंदर मालफिजियन कैप्सूल में कहाँ होगा, ये मालफिजियन कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है ना। जिसमें होता है बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्लस ग्लोमेरुलस, ओके। नेम लेवल पार्ट 1 2 3 4। ये फर्स्ट देखो ये चौड़ा है ना इसका, ये देखें आप, ये इंट्री पॉइंट चौड़ा है तो इसे बोलेंगे अफरेंट, क्या बोलेंगे, अफरेंट आर्ट्रियोल। और ये पतला है तो इसे क्या बोलेंगे आप, इफरेंट। ये डिफरेंस हमने बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जरूर आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ओके। नेक्स्ट ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, यह आपका ग्लोमेरुलस, ये क्या है, और ये थर्ड हो गया आपका बाउमैन कैप्सूल, ओके, बाउमैन कैप्सूल। आप प्लीज़ ये हमने जो ये सिस्टम पढ़ाया है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी वीडियो डिटेल में देखें, मैंने उसे बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया उसको। आई होप ये चारों पार्ट हो गया। नेम द स्टेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द, वो 3 स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट हो गया क्या आपका, हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड हो गया रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। आप इसको सब पढ़ लें, ठीक है ना। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म गिवन टू द प्रोसेस 2 and 3। बोला कि जो 2 और 3 है इसको क्या बोलेंगे, तो 2 में होता है आपका देखें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और 3 में होता है
ट्यूबुलर सिक्रीशन, सर ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, थर्ड में होता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन इससे पहले लिख दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। डिटेल के लिए प्लीज़ आप जो चैप्टर की वीडियो है उसको देखें, एक बार पूरा रिवाइज जरूर करें एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसी को छोड़ के जल्दी से भाग रहा हूँ। नेम द ग्लैंड्स 1 to 5, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पे एक ग्लैंड था, वो पिट्यूटरी ग्लैंड था। कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ओके ना। सेकंड, ये अगर पूछ रहा है ये कौन सा है, आपका हो गया थायराइड ग्लैंड, कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, ओके। थर्ड, ये हो गया आपका पैंक्रियास, कौन सा हो गया आपका, पैंक्रियास। फोर्थ, ये हो गया आपका किडनी के ऊपर हो गया एड्रिनल ग्लैंड, कौन सा हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। और ये फिफ्थ हो गया आपका ओवरी हो गया, और ये हो गया आपका टेस्टिस। तो मैंने सारा पार्ट लेवल कर दिया है, ओके। अब बोला है नेम द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा एक टफ कर दिया, पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, डन। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन, अभी याद कर लें आप। पैंक्रियास ये इंसुलिन सिक्रीट करेगा, ओके। ग्लाइकोगेन, स्टोमाटोट्रोपिन, सारा हार्मोन बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख दे रहा हूँ। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। ओवरी तो ये ओवरी और टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित ये हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो इंपॉर्टेंट जो था 1 2 3 4 हमने ऊपर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, नेम द इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन ग्लैंड 3, बोला कि ग्लैंड 3 कौन सा हो गया, पैंक्रियास। इसके अंदर कौन से सेल हैं, इसके अंदर है इसलेट ऑफ लिंगरहैंस, यही रिलीज करते हैं क्या, इंसुलिन को ये रिलीज करते हैं, याद रखेंगे आप। ये कहाँ होता है, पैंक्रियास में, डन। नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ग्लैंड 4, ये एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर रहा है। तो इमरजेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इमरजेंसी हार्मोन, जिसको आप क्या बोलते हो, एड्रेनलिन। ये हमको इमरजेंसी के वक्त कोप करने में मदद करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के हिसाब से डिस्कस किया जा सकता है, इस पर पूरे चैप्टर को रिवाइज करना थोड़ा यहाँ मुश्किल है। आगे बढ़ रहे हैं। इट शोज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये ह्यूमन ईयर हो गया। आप देख लें ह्यूमन ईयर, मुझे आई होप आपको डायग्राम पूरा दिख रहा होगा, मैं हट जा रहा हूँ तो ये दिख गया होगा, ठीक है ना। अब देख लें आप, बोला कि इस पूरे को आप क्या टर्म देंगे, इसको, ये इनर ईयर का पार्ट है, किसका पार्ट है, इनर ईयर का है। लेवल द पार्ट ABCD, ये ए हो गया आपका क्या, कोक्लिया हो गया, ठीक है ना। बी हो गया सेमी सर्कुलर कैनॉल, सेमी सर्कुलर कैनॉल्स। सी, अब देखिए यहाँ सी हो गया और डी, सी हो गया यूट्रिकुलस और डी हो गया आपका सैकुलस। मैं जितना डायग्राम है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लीज़ एग्जाम में आप एक बार जाने से पहले इस चैप्टर्स को जरूर डिटेल में पढ़ के जाएं। वर्किंग ऑफ ईयर वगैरह हमने बहुत अच्छे से हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम का वीडियो बनाया है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं ही होगा, ठीक है। आप जरूर देख के जाएं। नाउ स्टेट द फंक्शन ऑफ ए एंड बी, कोक्लिया का फंक्शन पूछ रहा है और सेमी सर्कुलर कैनॉल का, ठीक है ना। तो कोक्लिया जो है इट हेल्प्स इन हियरिंग, किसमें मदद करता है ये, इट हेल्प्स इन हियरिंग, इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर जो ये बेसिकली कोक्लिया के अंदर जो वाइब्रेशन आता है उसको इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट भी करता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सबसे खास ऑर्गन होता है, कौन, ऑर्गन ऑफ कोटी। अब बोला फंक्शन ऑफ बी बताएं, तो बी यानी सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने ये पढ़ा है, उसको आप देख लीजिएगा डिटेल में चाहिए तो। नाउ नेम द ऑडियो रिसेप्टर प्रेजेंट, यही खास है, क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, उसका फंक्शन क्या है वो इसके अंदर है, यही वाइब्रेशंस को पिकअप करता है। नेम द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अब बोला ब्रेन तक कौन लेके जाता है, तो ऑडिटरी नर्व, कौन सा, ऑडिटरी नर्व, ओके। तो ये सारा पार्ट हो गया, और ये जितना भी क्वेश्चन है इसका मैंने इसको यहाँ पे सोल्यूशन उसका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आप लेवल करें। लेवल द पार्ट फर्स्ट, इसमें हो गया देखिए आप सेरेब्रम, ये पहला वाला कौन सा भाग हो गया, सेरेब्रम हो गया। दूसरा हो गया आपका ये सेरेबेलम,
ये हो गया आपका आगे की तरफ है तो पॉन्स, और ये फोर्थ हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, ये हमने लेबल कर दिया। नाउ पार्ट फर्स्ट डन। नेम द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन है, या नर्व सेल भी आप बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन, बोला कि प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेन का क्या है उसको बताएं। क्रेनियम, खोपड़ी बोलते हैं। क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम है, इसका भी प्लीज वीडियो देख लें आप। और इसके 3 लेयर्स के बारे में बात करें तो पिया मैटर, अरेक्नोइड और डुआ मैटर, ठीक है ना। अब ये पिया मैटर आउटर टफ होता है, ये थोड़ा सा ना इट इज़ टफ, ये कड़ा होता है और ये बचाने में काम करता है। ये तो कर्सन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये डेलिकेट होता है, मुलायम होता है, और इट प्रोवाइड कर्सन। और लास्ट जो डुआ मैटर है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ ब्लड सप्लाई होता है, इट इज़ वस्कुलर, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है ताकि ब्लड ब्रेन में पहुँचे और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। नेम द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग। अच्छा, ये 3 लेयर्स, ये भी क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्ट 2 सेरेबेलम। हमने इसका फंक्शन डिटेल में बताया है। तो सेरेबेलम का क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, हमारा जो शरीर का बैलेंस होता है ना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ये सेरेबेलम का ही काम है। डन। तो आई होप ये आपको इतने क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ह्यूमन हार्ट का। नेम द फेस। अब देखिए यहाँ नेम द फेस का मतलब कि आपको ये देखना होगा कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जो वेंट्रिकल्स है ना वो पचके हुए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? सिस्टोल की डायस्टोल, ये दिखा रहा है सिस्टोल, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द हार्ट बोला है कि कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? तो वेंट्रिकल्स। क्लियर। अब पूछ रहा है कारण बताएं आप। कारण देख लो, ये वाला वॉल खुला है और ये वाले वॉल्स बंद हैं, ये इसी का ये प्रूफ है। डन। अभी कौन से वॉल है अभी हम उनको लेबल कर देंगे। नाउ लेबल द पार्ट 1 2 3 4। ओके, अब देखें आप इसमें फर्स्ट देखें पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा हो गया आपका अरोटा, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन। डन। ये आपका राइट लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये आपका वेंट्रिकल हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, मैं जगह नहीं है तो मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं ना, तो इससे काम चल जाएगा आपका। आप एग्जाम में कभी आर राइट के लिए नहीं लिखें, कंप्लीट लिखें। डन। विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द पार्ट 1 and 2? बोला 1 और 2। 1 में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। 1 में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, गंदा खून। और 2 के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून। ओके। हाउ मेनी वॉल्व्स आर क्लोज्ड इन द फेस? बोला कितने वॉल्व्स बंद हैं? देखिए आप, एक ये वॉल बंद है, एक ये वॉल बंद है, यानी 2 वॉल्व बंद हैं और उन दोनों का नाम है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो 2 वॉल्व्स आर बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड। ये राइट साइड में होता है और ये लेफ्ट में। आपको अगर इसका वीडियो चाहिए तो डिटेल में हमने पढ़ा है, उसको जरूर देख के जाए एग्जाम में। नेम द डिफरेंट वॉल्व्स एंड देयर लोकेशन। बोला कि अलग अलग वॉल्व्स और उनके लोकेशन बताएं। आप देखें, ये तो हो गया आपका इधर। अगर हम बात करें फर्स्ट, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया राइट साइड में, ठीक है ना, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया किस साइड में? राइट में। और बाइकस्पिड वॉल्व हो गया लेफ्ट में। डन, कंप्लीट हो गया। अब देखें फिर इसके बाद सेमी लूनर वॉल्व्स यहाँ पे हैं, ये वॉल्व सेमी लूनर है दोनों, ठीक है ना। तो ये सेमी लूनर वॉल्व्स, सेमी लूनर वॉल्व्स कहाँ है? बिटवीन अरोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। यानी देख लो ना डायग्राम में, देखो यहाँ जो वॉल है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये है आपका सेमी लूनर वॉल और यहाँ है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। डन। इन्हीं बस वॉल्स के बारे में आपका खास है और इन्हीं के बारे में वो पूछेगा, ठीक है ना। हमने इसको ज़्यादा डिटेल में जब हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया है डायग्राम, उसमें सबका लोकेशन और उसका फंक्शन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये तो इंपॉर्टेंट डायग्राम था जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ईजी नहीं है, आपको चैप्टर्स को पढ़ना ही होगा। और मैंने इन बायो में सारे चैप्टर्स पे वीडियो बनाया है और उन चैप्टर्स को आप जरूर देख के जाएँ। और अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अपडेट्स के लिए। और ग्रेट डे, जय हिंद।